नमस्कार साथियों, डेली करंट अफेयर शो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, आज 16 फरवरी 2026 की तारीख है। आज का करंट अफेयर और उसका स्टैटिक जीके इस वीडियो में हम लोग पढ़ा जाएगा। उससे पहले डेली की तरह कल के करंट अफेयर का क्विक रिवीजन हम करते हैं। तो कल पहला प्रश्न पूछा गया था, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? उत्तर हो जाएगा दयानंद सरस्वती ने वेदों की ओर लौटो नारा दिया था। इनकी 202वीं जयंती 12 फरवरी को 202वीं जयंती 12 फरवरी को मनाया गया। इस नाते करंट अफेयर में चर्चा में है। दूसरा प्रश्न, स्टेम सेल थेरेपी पर सर्वोच्च न्यायालय ने रोक लगा दिया। यह किस बीमारी के इलाज के लिए है? उत्तर ए, ऑटिज्म बीमारी के इलाज के लिए। अगला प्रश्न था, इन सीटू एयर एक्सरसाइज किन देशों के मध्य होता है? तो भारत और थाईलैंड के मध्य एक वायुसेना का अभ्यास है। अगला, हाल ही में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने कब तक लिफेंटिक फाइलेरियासिस को खत्म करने के लिए देशव्यापी एमडीए कैंपेन शुरू किया? उत्तर हो जाएगा 2027 तक। हाथी पांव बीमारी को खत्म करना टारगेट है। भारत का पहला म्यूजिकल रोड का अनावरण कहाँ हुआ? मुंबई में। संगीतमय सड़क भारत का पहला जय हो गाना चलेगा उस पे चलने पे। केंद्र सरकार 300 करोड़ की लागत से अगली पीढ़ी की सुनामी चेतावनी प्रणाली का क्षेत्रीय केंद्र कहाँ शुरू करेगी? उत्तर हो जाएगा डी, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में। अगला प्रश्न, हाल ही में देश का दूसरा ट्यूलिप गार्डन कहाँ स्थापित हुआ? तो हिमाचल प्रदेश के पालमपुर में और पहला श्रीनगर में। अगला प्रश्न, हाल ही में राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस कब मनाया गया? तो उत्तर 12 फरवरी को हर साल मनाया जाता है। नवा प्रश्न, हाल ही में थानिया नाथन सी किस राज्य की पहली दृष्टिबाधित महिला न्यायाधीश बनी? तो उत्तर हो जाएगा केरल की। दृष्टिबाधित ब्लाइंड जज बनी है साथियों। 10वां प्रश्न था, हाल ही में चांग क्रैंडल मानवीय पुरस्कार 2026 से किसे सम्मानित किया गया? उपर्युक्त दोनों लोगों को, डॉक्टर हरिप्रिया अरविंद और डॉक्टर आर वेंकटेश को। तो ये था साथियों कल के करंट अफेयर का रिवीजन। पढ़ते हैं आज के करंट अफेयर को। आज का पहला प्रश्न है, बांग्लादेश के नए प्रधानमंत्री कौन होंगे? साथियों, अभी 2026 में बांग्लादेश, पड़ोसी देश बांग्लादेश में आम चुनाव हुआ है। उस आम चुनाव में बांग्लादेश नेशनल पार्टी के तारिक रहमान ने बहुमत हासिल किया और ये साथियों बांग्लादेश के नए प्रधानमंत्री बनेंगे। तस्वीर देख लीजिए और डिटेल देखिएगा साथियों। तारिक रहमान बांग्लादेश नेशनल पार्टी के हैं और ये जो है साथियों खालिदा जिया के पुत्र हैं। अब खालिदा जिया कौन? खालिदा जिया बीएनपी पार्टी की थी और पूर्व प्रधानमंत्री हैं यहाँ की, बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री और बीएनपी पार्टी से ही। और साथियों इनके ही पुत्र है तारिक रहमान। इनसे पूर्व में कार्यकारी प्रधानमंत्री थे, कार्यकारी पीएम थे। कौन? तो ध्यान दीजिएगा, महत्वपूर्ण हो जाता है ये सब। कार्यकारी प्रधानमंत्री थे मोहम्मद यूनुस। क्यों कार्यकारी बने थे? तो मोहम्मद यूनुस शेख हसीना के देश छोड़ करके भागने के बाद से कार्यकारी प्रधानमंत्री बने थे। चुनाव हुआ तो ये बहुमत से प्रधानमंत्री बन गए। शेख हसीना की पार्टी का नाम क्या है? आवामी लीग। शेख हसीना की पार्टी का नाम आवामी लीग। जब शेख हसीना प्रधानमंत्री थी तो इन्होंने खालिद जिया के पुत्र तारिक रहमान पर मनी लॉन्ड्रिंग वगैरह कई केस लगा करके 2018 से लेकर के कई वर्षों तक देश निकाला दे दिया था। और उसके बाद से साथियों ये अपने जब ये बाहर चली जाती हैं, देश से भाग जाती हैं, तो इनकी एंट्री होती है तारिक रहमान की और ये चुनाव लड़ते हैं और अपने पार्टी से ये बहुमत हासिल करके अपने देश के प्रधानमंत्री बनते हैं तारिक रहमान। अगर पूछा जाए राष्ट्रपति कौन है बांग्लादेश के राष्ट्रपति, अब बांग्लादेश से थोड़ा बात और हम लोग करेंगे। बांग्लादेश के प्रेसिडेंट राष्ट्रपति कौन है? तो बांग्लादेश के राष्ट्रपति हैं साथियों, बांग्लादेश के राष्ट्रपति हैं मोहम्मद शहाबुद्दीन बांग्लादेश के राष्ट्रपति हैं मोहम्मद शहाबुद्दीन। बांग्लादेश की राजधानी क्या है? तो ढाका है। बिम्स्टेक का हेडक्वार्टर ढाका में ही है। बांग्लादेश की करेंसी क्या है? टका है। बांग्लादेश की करेंसी टका है। और बांग्लादेश साथियों सर्वाधिक जूट उत्पादन करने वाला देश है। सर्वाधिक जूट उत्पादन बांग्लादेश में होता है। भारत और बांग्लादेश से संप्रति सैन्य अभ्यास होता है। संप्रति नामक सैन्य अभ्यास भारत और बांग्लादेश से है साथियों। हमारे देश में 100वां संविधान संशोधन किस देश में भूमि के सुधार के लिए, भूमि आदान प्रदान के लिए हुआ था? 100वां संविधान संशोधन तो भारत और बांग्लादेश से ही भूमि के आदान प्रदान के लिए हुआ था। हाल ही में किस राज्य सरकार ने स्त्री सुरक्षा योजना शुरू की है? स्त्री सुरक्षा योजना किस राज्य द्वारा शुरू किया गया है? परीक्षा में रह सकता है। उत्तर हो जाएगा सी, केरल में। केरल राज्य ने महिलाओं और ट्रांसजेंडर के लिए एक योजना शुरू किया, स्त्री सुरक्षा योजना। इसमें साथियों 35 वर्ष से लेकर के 60 वर्ष की आयु के जो महिलाएं होंगी और ट्रांसजेंडर होंगे उनको उनको 1000 रुपए प्रति माह वित्तीय सहायता दिया जाएगा। केरल सरकार ने राज्य की महिलाओं और साथ ही साथ इसमें ट्रांसजेंडर भी ऐड कर लीजिएगा, ट्रांसजेंडर को भी, दोनों लोगों को 1000 रुपए प्रति माह वित्तीय सहायता दिया जाएगा। देखिए साथियों बेरोजगार महिलाओं और ट्रांसजेंडर महिलाओं को 1000 प्रति माह मिलेगा वित्तीय सहायता। उम्र कितना? क्राइटेरिया तो 35 वर्ष से लेकर के 60 वर्ष के बीच में आयु होनी चाहिए। अगला प्रश्न,
हाल ही में लाइसोसोमल स्टोरेज डिसऑर्डर के लिए भारत का पहला सरकारी मदद करने वाला नेशनल बायो बैंक कहाँ शुरू हुआ है? नेशनल बायो बैंक और भारत का पहला सरकारी मदद से खुलने वाला अभी हाल ही में ये शुरू हुआ है अहमदाबाद में साथियों। अहमदाबाद में, गुजरात के अहमदाबाद में, गुजरात के साथियों अहमदाबाद में, गुजरात में भी कहाँ पर? अहमदाबाद में नेशनल नेशनल बायो बैंक शुरू हुआ है और ये सरकारी सहायता से शुरू होने वाला पहला बायो बैंक है। अच्छा, है क्या ये? तो लाइसोसोमल स्टोरेज डिसऑर्डर एक बीमारी है, लाइसोसोम को प्रभावित करती है। लाइसोसोम, भारत ने लाइसोसोमल स्टोरेज डिसऑर्डर के लिए अपना पहला सरकारी मदद वाला नेशनल बायो बैंक शुरू किया है। ये एक दुर्लभ आनुवंशिक बीमारी है। ये शुरू हुआ साथियों अहमदाबाद गुजरात में नेशनल बायो बैंक। इस बीमारी के उपचार के लिए यह एक बैंक होगा। अब थोड़ा सा हम देखते हैं लाइसोसोम के, आखिर ये होता क्या है बीमारी। तो लाइसोसोम को अगर आपको ध्यान हो, लाइसोसोम को कोशिका की आत्महत्या की थैली कहते हैं। कोशिका की आत्महत्या की थैली, आत्महत्या की थैली कोशिका में किसको कहते हैं? तो लाइसोसोम को कहते हैं। अरे साथियों, कोशिका की आत्महत्या की थैली का मतलब क्या हुआ? जैसे ये कोशिका है, किसी भी जीव में कोशिका होता है, चाहे वो जंतु हो चाहे वनस्पति हो, तो उसी कोशिका में राइबोसोम, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, केंद्रक, कोशिका द्रव्य आदि आदि होते हैं। तो लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहा जाता है क्योंकि कोशिकाओं में अगर कोई टूट फूट होता है, अगर उनमें कोई प्रॉब्लम होता है, अगर वो बीमार हो जाते हैं, तो ये आकर के लाइसोसोम में ही मर जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। तो यही जो है, लाइसोसोम अगर डैमेज हो गया, लाइसोसोम सही से काम नहीं कर रहा है, तो जो बीमार कोशिका होती है वो मरती नहीं है, खत्म नहीं होती है, तो उसी से वो बीमारी हो जाता है लाइसोसोमल स्टोरेज डिसऑर्डर। लाइसोसोम में प्रॉब्लम, लाइसोसोमल स्टोरेज डिसऑर्डर। लाइसोसोम का क्या काम क्या है कि जो सड़े गले मरे हुए जो कोशिकाएं हैं उनको खत्म कर देता है। कोशिका की आत्महत्या की थैली इसीलिए इसको कहा जाता है। अगला प्रश्न, हाल ही में प्रधानमंत्री कार्यालय को साउथ ब्लॉक से किस नए परिसर में स्थानांतरित किया गया? अति महत्वपूर्ण प्रश्न साथियों। पीएमओ बोला जाता है, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस, प्रधानमंत्री कार्यालय को। इसको जो स्थित था साथियों साउथ ब्लॉक नई दिल्ली में, इसको यहाँ से स्थानांतरित करके सेवा तीर्थ में भेज दिया गया। सेवा तीर्थ हमारे भारत के प्रशासनिक क्षेत्र का पावर सेंटर है सेवा तीर्थ। ध्यान रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन संभावित है हमारे हर एग्जाम में। सेवा तीर्थ पीएमओ कार्यालय और सचिवालय, सुरक्षा परिषद का हमारा जो है राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार का सचिवालय, उस सभी का एक बिल्डिंग है सेवा तीर्थ। नया बिल्डिंग है, साउथ ब्लॉक से इसी बिल्डिंग में सब कुछ आ गया। देखिएगा, प्रधानमंत्री कार्यालय को नई बिल्डिंग में सेट किया गया। इस बिल्डिंग का नाम है सेवा तीर्थ। इसका साथियों नाम पहले क्या था? एग्जीक्यूटिव इनक्लेव था। 2025 में इसका नाम बदला गया, सेवा तीर्थ किया गया। एग्जीक्यूटिव इनक्लेव बन रहा था साथियों, जिसमें हमारा संसद भवन और नई दिल्ली में जो नवीन भवन बन रहा है सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट, उसी के तहत इसका निर्माण हो रहा था। एग्जीक्यूटिव एनक्लेव बन रहा था, नाम हो गया था इसका, लेकिन अभी इसका नाम कर दिया गया सेवा तीर्थ। इसकी दीवार पर साथियों लिखा हुआ है नागरिक देवो भव। सेवा तीर्थ जो बिल्डिंग है उसकी दीवार पर क्या लिखा गया है? नागरिक देवो भव थीम आधारित है। इसका निर्माण किया एल&टी कंपनी ने, लॉर्सन एंड ट्रूबो कंपनी ने इसका निर्माण किया है। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट है साथियों, सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट इसी का हिस्सा है। इसी के तहत नया संसद भवन भी बनाया गया और कर्तव्य भवन भी बनाया गया। सेवा तीर्थ क्या है? एक पावर सेंटर है जहां प्रधानमंत्री कार्यालय और राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद का भी सचिवालय स्थित है। इसी तरह से साथियों ध्यान रखिएगा, राज्यपाल जो हर राज्य के राज्यपाल है उनका जो बिल्डिंग है उसका नाम है राजभवन। उस राजभवन का नाम बदल के लोक भवन किया गया और जो राजपथ था उसका नाम बदल के कर्तव्य पथ। राज्यपाल लोगों का भवन राजभवन, इसका नया नाम हो गया लोक भवन, और राजपथ का नया नाम हो गया कर्तव्य पथ। और ये सेवा तीर्थ है, पीएमओ कार्यालय और सचिवालय सबका। अगला प्रश्न देखिएगा, भारत ने कंबाइंड टास्क फोर्स 154 की पहली बार कमान संभाली है, इसका मुख्यालय कहाँ है? तो एक साथियों अंतरराष्ट्रीय मंच है कंबाइंड टास्क फोर्स 154, CCTF 154। हमारे भारत ने इसका नेतृत्व संभाला, इसलिए यहाँ से क्वेश्चन संभावित है। कंबाइंड टास्क फोर्स CTF 154, इसका हेडक्वार्टर है बहरीन की राजधानी मनामा में। बहरीन खाड़ी देश है, उसकी राजधानी मनामा में CTF 154 का हेडक्वार्टर स्थित है। हमारे भारत ने इसका नेतृत्व संभाल लिया। अभी इस हमारे भारत से पूर्व में साथियों इटली हेड था इसका, इटली से हमारे भारत ने चार्ज ले लिया CTF 154 संगठन का। इस संगठन का स्थापना 2001 में हुआ था। हेडक्वार्टर इसका बहरीन की राजधानी मनामा में है। CTF है क्या?
सीटीएफ 154 साथियों 47 देशों का एक समूह है जो एक दूसरे को आर्थिक, सामाजिक और रणनीतिक सहायता प्रदान करती है। सीटीएफ 154 बहरीन, मनामा 2001। भारत ने इटली से नेतृत्व ले लिया। अब हमारा भारत सीटीएफ का अध्यक्ष है। हाल ही में भारत ने हाइड्रोजन फेलोशिप कार्यक्रम किस देश के साथ शुरू किया है? उत्तर होगा ए, नीदरलैंड। नीदरलैंड या हॉलैंड, जिसकी राजधानी है साथियों एम्स्टर्डम। उसी नीदरलैंड ने हमारे भारत से एक समझौता किया जिसमें हाइड्रोजन फेलोशिप प्रोग्राम की शुरुआत की गई। हमारे भारतीय युवा हाइड्रोजन से रिलेटेड जो रिसर्च अनुसंधान है उसको करने नीदरलैंड जाएंगे और नीदरलैंड से लोग हमारे भारत आएंगे। डिटेल देखिएगा। नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन है। नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन ये हमारे देश में शुरू हुआ 4 जनवरी 2023 को। इसी के तहत साथियों टारगेट है हमारे भारत में 2030 तक 5 मिलियन मीट्रिक टन ग्रीन हाइड्रोजन का प्रोडक्शन करना। 2030 तक हमारे भारत का लक्ष्य है साथियों। इस मिशन 2023 के तहत हमारे भारत का लक्ष्य है कि हाइड्रोजन का हब बना देना, ग्रीन हाइड्रोजन का हब हमारे भारत को बनाना लक्ष्य है। कब तक? 2030 तक। इसी लक्ष्य को पूरा करने की दिशा में इस कदम को उठाया गया है। उद्देश्य इसका क्या है? ग्रीन हाइड्रोजन का उत्पादन बढ़ाना और कार्बन का उत्पादन कम करना, भारत को ग्लोबल क्लीन एनर्जी वाला देश बनाना, ये टारगेट है। अच्छा, एक प्रश्न याद रखिएगा, नेट जीरो लक्ष्य हमारे भारत का कब तक है? नेट जीरो लक्ष्य तो 2070 तक है नेट जीरो लक्ष्य हमारे भारत का। अगला, हाल ही में भारत ने किस देश से 114 राफेल फाइटर जेट खरीद को मंजूरी दी है? उत्तर हो जाएगा ए, फ्रांस। ये प्रश्न साथियों अभी 1 फरवरी 2026 को जूनियर असिस्टेंट का एग्जाम यूपी में हुआ, वहां पूछा गया था। तो थोड़ा ध्यान रखिएगा, राफेल विमान भारत हमारा फ्रांस से खरीदता है। अभी 114 राफेल विमान, लड़ाकू विमान हमारा भारत ने फ्रांस से खरीदने को कहा है, मंजूरी मिल गया है। फ्रांस की कंपनी है डसाल्ट एविएशन। ये कंपनी भी पीसीएस के एग्जाम में पूछा गया है। डसाल्ट एविएशन, डसाल्ट एविएशन कंपनी है फ्रांस की, यही बनाती है राफेल विमान और हमारा भारत खरीदता है। ये साथियों ये जो खरीद हो रहा है ये भारत का हमारा सबसे बड़ा रक्षा सौदा है। भारत का सबसे बड़ा रक्षा सौदा है, राफेल खरीदा जा रहा है 114। इस सौदे की अनुमानित लागत बताया जा रहा है कि 3.25 लाख करोड़ रुपए रहेगी। हाल ही में भारत के मड वैल्केनो में विस्फोट हुआ, वे कहाँ हैं? वे कहाँ स्थित है मड वैल्केनो? तो हमारे भारत में साथियों अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, यानी अंडमान द्वीप में भारत का मड वैल्केनो स्थित है। देखिएगा ये लक्ष्य नहीं होता है, लक्षद्वीप होता है। अंडमान द्वीप में, उत्तर हमारा ये हो जाएगा, अंडमान द्वीप में मड वैल्केनो स्थित है। मड वल्केनो क्या होता है? वल्केनो मतलब होता है ज्वालामुखी। वल्केनो मतलब ज्वालामुखी। ज्वालामुखी में से निकलता है साथियों मैग्मा, और मैग्मा आग पिघला हुआ रहता है। जो भी धातुएं जमीन के अंदर धातु अधातु तत्व पाया जाता है, जब वो पिघले हुए अवस्था में रहता है, हीट ज्यादा होने की वजह से पिघले अवस्था में रहता है, तो उसको मैग्मा कहते हैं। यही मैग्मा बाहर निकल के ठंडा होता है तो इसको लावा कहते हैं। लेकिन जब ज्वालामुखी से कीचड़ निकले, पानी निकले, मिट्टी निकले और उसका उद्गार हो, आग का मैग्मा लावा का उद्गार न हो, तो ऐसे ज्वालामुखी को मड वैल्केनो कहते हैं। मड मतलब होता है कीचड़ साथियों। तो अंडमान द्वीप में 2 ठो मड वैल्केनो स्थित है। देखिएगा भारत में 2 स्थानों पर मड वैल्केनो स्थित है, एक दिगलीपुर में और एक वाराटांग में। दिगलीपुर और वाराटांग ये दोनों आइलैंड है। कहाँ स्थित है? अंडमान में स्थित है साथियों। अंडमान में दिगलीपुर और वाराटांग द्वीप है। यही भारत के 2 मड वैल्केनो है, ध्यान रखिएगा। और बाकी बैरन द्वीप और नारकोंडम आपको याद ही होगा। बैरन द्वीप और नारकोंडम ये हमारे भारत के ज्वालामुखी हैं, वल्कोनो हैं। अभी 2025 में भी अंडमान के बाराटांग द्वीप पर मड वल्केनो में विस्फोट हुआ था और फिर देखा गया है कि इसमें विस्फोट हुआ है मड वल्केनो में 2025 में भी 2026 में। तो क्या निकल रहा होगा इसमें से? इसमें से कीचड़ निकल रहा है साथियों, पानी निकल रहा है। अगला देखिएगा, गिफ्ट सिटी के नए अध्यक्ष कौन बने? महत्वपूर्ण अपॉइंटमेंट से क्वेश्चन है। गिफ्ट सिटी ये कहाँ स्थित है? गुजरात में। गुजरात में भी अहमदाबाद से थोड़ा सा समीप में गांधीनगर जो स्थित है वहां पर बनाया जा रहा है। गिफ्ट सिटी बन भी गया साथियों। इसके अध्यक्ष बने अभी हाल ही में कोटक महिंद्रा के प्रमुख उदय कोटक साहब। उदय कोटक साहब गिफ्ट सिटी के नए चेयरमैन बन गए। गिफ्ट सिटी का फुल फॉर्म याद रखिएगा, गुजरात गुजरात इंफ्रास्ट्रक्चर, गुजरात इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस टेक सिटी, फाइनेंस टेक सिटी। यह एक अंतरराष्ट्रीय समावेशी शहर है साथियों और ग्रीन स्मार्ट सिटी पर आधारित है। ग्रीन भी है और स्मार्ट सिटी भी है। नाम है इसका गिफ्ट सिटी और ये अंतरराष्ट्रीय वित्तीय केंद्र भी है साथियों। अंतरराष्ट्रीय वित्तीय केंद्र के रूप में इसका निर्माण किया गया है। इसी में अभी हाल ही में उदय कोटक जी को अध्यक्ष नियुक्त किया गया।
तो साथियों ये था आज का 9 महत्वपूर्ण करंट अफेयर। कैसा लगा आज का क्लास? फीडबैक जरूर दीजिएगा। कोई भी डाउट होगा, कोई भी प्रश्न होगा तो कमेंट करिएगा। बाकी मिलते हैं फिर अगले क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।